सीजी बोर्ड के हम लोग 1 नंबर वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं फिजिक्स के। उसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी किसी प्रिज्म से हम लोग लाइट को पास करते हैं तो जो लाइट होता है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जो लाइट टूटता है उसमें हम लोग के पास बहुत सारे कलर होते हैं। सबसे नीचे पे होता है वॉयलेट, सबसे ऊपर पे होता है रेड। और ये जो पैटर्न मिल रहा है, इसी पैटर्न को एक्चुअली स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम इसी के हिसाब से लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रेंज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग तो सिर्फ रेड तक का ही लिखा हुआ है क्योंकि इतने ही विजिबल होते हैं, इसके अलावा और भी रेडिएशन जो दिखाई नहीं दे रही हैं, इन सब को सिर्फ अरेंज कर देना है। इस अरेंजमेंट को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन हो जाएगा रेंज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्ट होंगे ये। क्या करेंगे इसको, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे जितने भी हम लोग के पास रेडिएशन होते हैं उनको हम लोगों को अरेंज करना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे। और जो ऑर्डर मिलता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो पहला हो गया ये व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वेवलेंथ का विजिबल रेंज क्या होता है, 46वां क्वेश्चन। तो विजिबल रेंज की बात करेंगे तो इसको याद करना बेसिकली। तो विजिबल रेंज की बात करेंगे तो ये होता है 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक का रेंज होता है, ठीक है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम का विजिबल भाग कौन कौन सा होता है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है इंफ्रारेड वेव्स के यूज़ बताइए। तो जिसका वेवलेंथ रेड से भी अधिक होता है या जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड से भी कम होती है उसको इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी हीट होगा वहाँ पर इंफ्रारेड होगा। तो इसी हिसाब से जहाँ जहाँ पर हीट का यूज़ होता है उस जगह पे हम लोग इसका यूज़ बता सकते हैं। जैसे पहला हो जाएगा मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए, मतलब क्लिनिकल में क्लिनिकल यूज़ होगा, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रेन को ट्रीट करने के लिए। दूसरा हो जाएगा नाइट विज़न गॉगल्स बनाने के लिए, ठीक है। 2 यूजेस हो गए। और भी बहुत सारे यूजेस हैं जहाँ पर भी हीट जैसा वर्ड अगर सेंस में आ रहा है उस जगह पे यूज़ होगा। इसके अलावा रिमोट कंट्रोल्स, जितने भी टाइप के रिमोट कंट्रोल्स बनाए जाते हैं उन सब में भी यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है यूजेस ऑफ एक्सरे। एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बीम किसी मटेरियल से टकराती है, फॉर एग्जांपल लेड के प्लेट से टकराती है, तो इसकी वजह से एक रेडिएशन इमिट होती है। और जो रेडिएशन इमिट होती है उस रेडिएशन को एक्सरे कहते हैं। ये एक्सरे जो होता है, इस एक्सरे का पहला यूज़ जो हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल यूज़ करते हैं फ्रैक्चर को चेक करने के लिए, ठीक है। दूसरा यूज़ कर लेंगे हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न से स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल भी स्टडी किया जाता है इससे, ठीक है। इसके अलावा 2 यूजेस हो गए और भी बहुत सारे यूजेस होंगे एक्सरे के। एक्सरे का यूज़ करके हम लोग बिल्डिंग्स के क्रैक्स को भी चेक कर सकते हैं। एक्सरे का यूज़ करके हम लोग सिक्योरिटी स्कैनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या हो गया, गामा रेडिएशन का कहाँ यूज़ होता है ये पूछा है, ठीक है, कि गामा रेडिएशन का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो गामा रेडिएशन जो होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होगा। जब भी एक न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसमें 3 टाइप की रेडिएशन निकलती है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो गामा एक ऐसा रेडिएशन होता है जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के टाइम निकल रहा होता है। अब इस गामा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, पहला हो जाएगा कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। दूसरा होता है हम लोग रिसर्च में इसका यूज़ करते हैं कि मतलब मटेरियल कैसा बना हुआ है। इसके अलावा स्टरलाइजेशन मेडिकल इक्विपमेंट के स्टरलाइजेशन में भी इसका यूज़ होता है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ कंजुगेट फोकस। कंजुगेट फोकस क्या होता है? तो कंजुगेट फोकस का जो होगा, किसी भी लेंस और मिरर में ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट और इमेज के पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद भी जो पोजीशन ऑफ इमेज मतलब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट फोकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पूछा है कि एक कनकेव मिरर था, इसको हम लोग हाफ क्या किए, इसको हाफ पेंट कर दिए, ऐसा इसको हाफ पेंट कर दिए। तो क्वेश्चन है कि इस कनकेव मिरर को हाफ पेंट कर देंगे तो इमेज में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो इस पार्ट का कर्वेचर है उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब आर में कोई चेंज नहीं हुआ, आर में कोई चेंज नहीं हुआ मतलब एफ में कोई चेंज नहीं हुआ। तो आर और एफ कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर आर और एफ सेम है इसका मतलब क्या है कि जो इमेज का अगर यू सेम है तो वी भी सेम रहेगा, मतलब इमेज फॉर्मेशन में तो कोई चेंज नहीं है। बात रह जाएगी इमेज की क्वालिटी की, तो इमेज की क्वालिटी में चेंज आ सकता है क्योंकि पहले इतनी अमाउंट ऑफ लाइट जो थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी और इतना वाला पार्ट जो था रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसमें पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा था, अब आधा ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इमेज की क्वालिटी में चेंज हो जाएगा, मतलब इमेज जो होगा हल्का सा कम इंटेंसिटी का, यानी कि हल्का कम ब्राइटर नजर आएगा। ठीक है, तो ब्राइटनेस ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे कि ब्राइटनेस ऑफ इमेज रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में क्या पूछा है कि कौन से मिरर में हमेशा वर्चुअल स्मॉल इमेज बनता है। तो अगर मिरर की बात करेंगे तो मिरर मेरे पास होते हैं कनकेव और कॉन्वेक्स। कनकेव मिरर की अगर बात करते हैं तो कॉन्केव मिरर में टोटल 6 इमेज का कंडीशन होता है और कन्वेक्स में जो होता है, कन्वेक्स का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है कि कन्वेक्स में हमेशा एक वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर साइज का इमेज बनता है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि किस मिरर में हमेशा वर्चुअल स्मॉल इमेज बनता है, तो आंसर हो जाएगा कन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो अर्थ है इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, गैस का एक लेयर पाया जाता है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, और इस एटमॉस्फेयर की अगर बात करते हैं, इस बाहर वाले एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो जब किसी स्टार से लाइट इसमें इंटर करती है तो वो कई बार रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि स्टार्स बहुत दूर हैं, इस रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग को क्या दिखाई देता है कि वो बार बार इमेज आ रहा है और जा रहा है, मतलब बेसिकली कारण होगा इस एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नज़र आती है। तो 53 का आंसर हो जाएगा, क्या कारण लिखेंगे हम लोग, सिंपली कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, 53 हो गया। व्हाट इज द कॉज फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है क्या होगा जब एटमॉस्फेयर ना हो, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स के हिसाब से पूछा हुआ है, तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55th क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लिए मिनिमम कंडीशन बताइए क्या होगा। कोई टॉपिक है 55, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है समझते हैं इसके बारे में हम लोग क्या एक जानते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाए, मान लेते हैं कि ये कोई इंटरफेस है दो मीडियम का, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और हम लोगों के पास जो लाइट इंसिडेंट हुई थी वो ऐसे डेंसर से रेयरर जा रही है ऐसे। तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है, एक कंडीशन लिया। अब क्या करें, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देता हूँ ऐसा, तो ये फिर से बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर मान लो एक ऐसा पर्टिकुलर केस आएगा जब इस केस में क्या होगा, वो नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगा, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के परपेंडिकुलर, मतलब एंगल कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। इस केस में इस एंगल को IC यानी क्रिटिकल एंगल कहेंगे और उस केस में R कितना होता है, R हो जाता है 90 डिग्री। ये एक स्पेशल केस है।
अगर इस एंगल से भी ज़्यादा एंगल पे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करूं तो क्या होगा, वो टकरा करके उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। मतलब अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है। तो ये कंडीशन कब हो सकती है, जब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही हो, नीचे वाला मीडियम डेंसर था, ऊपर वाला मीडियम रेयरर था। तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर जा रही होती है तो हम लोग क्या देखते हैं, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मिल जाती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो उस एंगल के बाद क्या होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 कंडीशन बताइए TIR के लिए। तो पहला कंडीशन हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयर जा रही हो। अगर ये 2 कंडीशन सस्टेन होते हैं मतलब लाइट का क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, टकरा कर लाइट उसी में वापस आ जाएगी। आंसर सिर्फ इतना लिखना है, ऊपर सिर्फ समझाया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू, ठीक है, या सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो 90 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होगा जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री होती है। रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही होती है तो बेंड हो जाती है, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं हम लोग। अब ये कितना बेंड होगा इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म बनाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करती है तो मीडियम चेंज करने पर ठीक है, मीडियम चेंज करने पे स्पीड चेंज हो जाता है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस कलर ऑफ लाइट के लिए, मतलब किस वेवलेंथ के लिए, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम हो जाएगी। तो कंडीशन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस भी लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिस भी लाइट का वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो पूरे स्पेक्ट्रम में, ठीक है, हम लोग विजिबल लाइट की बात करेंगे इस क्वेश्चन में, पूरे स्पेक्ट्रम में हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है रेड का होता है। किसका ज़्यादा होगा, रेड का, इसलिए म्यू सबसे कम होगा रेड का। तो क्वेश्चन था कि कौन से कलर ऑफ लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगी, तो आंसर होगा रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, या तो समझाया बस इसको, आंसर बस इतना है, रेड लिखना है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम किसका होगा तो वॉयलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। 58 क्वेश्चन, जब एक प्रिज्म से वाइट लाइट को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, बेंड हो जाता है। जब बेंड होता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि बेंड होने का जो एंगल होगा, इसको जाना था सीधा पर बेंड हो गया इधर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको डेविएशन कहते हैं। अब इस एंगल डेविएशन की जो वैल्यू होती है वो हर कलर की अलग अलग होती है। वॉयलेट का डेविएशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और रेड का डेविएशन जो होता है सबसे कम होता है। इसी की वजह से वॉयलेट सबसे नीचे मिलता है और रेड जो होता है सबसे ऊपर मिलता है। अब अगर क्वेश्चन पूछें कि इन दोनों के बीच में, ऐसे मान लेते हैं रेड इस जगह पे मिल रहा है, तो इस रेड और इस वॉयलेट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। यहाँ पर डेल्टा क्या है, डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट एंड रेड। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जो होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। पूरा नहीं लिखना है आंसर, आंसर सिर्फ इतना लिखना है, यहाँ से स्टार्ट होगा, बाकी समझाया हुआ कि
क्वेश्चन था एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है। एंगुलर डिस्पर्शन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और वो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के बराबर होता है। डेल्टा क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन, वी मतलब एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ वायलेट और आर मतलब एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ रेड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिनिमम डेविएशन क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एक बार फिर से प्रिज्म के केस को समझते हैं कि जब भी किसी प्रिज्म से हम लोग क्या करते हैं, वाइट लाइट को पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक लाइट एक बार बेंड होगी, एक बार फिर से बेंड होगी। अब हम लोग क्या देखेंगे, लाइट जाना चाहती थी इधर पर चली गई इधर। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक एंगल होगा। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस इंसिडेंट रे और इस इमर्जेंट रे के बीच में यहाँ पर इन दोनों, जो ये इंसिडेंट इधर जाना चाहती थी चली गई इधर, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। इस एंगल ऑफ डेविएशन का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, तो इस एंगल ऑफ डेविएशन ग्राफ कैसा मिलता है, इस एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ समथिंग ऐसा मिलता है। ये क्या बताता है कि ऐसे दो पॉइंट होंगे, ठीक है, ऐसे दो पॉइंट होंगे जहाँ पर डेविएशन की वैल्यू सेम होती है। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, मतलब I1 और I2 दो पॉइंट ऐसे होंगे जिसमें डेविएशन सेम होता है। हमेशा हमेशा क्या पता चलता है कि ऐसे दो पॉइंट होंगे जहाँ पर डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसा पॉइंट नीचे में दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर डेविएशन जो था वो एक ही मिला था। एंगल ऑफ इंसिडेंस दो नहीं, एक बार एक ही है। इसका मतलब है कि I1 इक्वल्स टू I2 हो जाएगा कब, जब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। तो व्हाट इज़ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, इसको समझाना है हम लोग को, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन सब समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, और उस केस में I1 इक्वल्स टू I2 होता है और उसी केस में R1 इक्वल्स टू R2 होता है। तो जब किसी लाइट को प्रिज्म से पार करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो मिनिमम पॉसिबल एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन का मिनिमम वैल्यू या मिनिमम डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 59 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर जो है, डिस्पर्सिव पावर की बात करेंगे तो ये एंगुलर डिस्पर्शन थीटा पड़े थे और मीन डेविएशन के बीच का मतलब एंगल होता है कुल मिलाकर के, ठीक है, दोनों का रेशियो होता है एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो होगा लेंथ को बढ़ाने पर क्या होगा। तो मैग्नीफिकेशन जो होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा कि वो भी इंक्रीज़ करता है। 61 में क्या निकलेगा आंसर कि मैग्नीफिकेशन जो होगी वो भी क्या हो जाती है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, वो भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 62 में एक वर्ड यूज़ किया है कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। वर्ड क्या यूज़ किया है उसमें, कोहेरेंट सोर्स। तो एक क्वेश्चन था कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। तो लाइट जो होता है वो पार्टिकल जैसा भी बिहेव कर रहा होता है और वेव जैसा बिहेव कर रहा होता है। तो वेव जैसा अगर बिहेव करेगा तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या रहता है कि हम लोगों को ऐसा सोर्स चाहिए होता है जिसका इंटरफेरेंस या जिसको हम लोग मिक्स करके चेक करके बता पाए कि लाइट का भी सुपरपोजिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए हम लोगों को एक पर्टिकुलर लाइट के बारे में सोचना पड़ेगा। वो लाइट कैसी होनी चाहिए थी, वो लाइट होनी चाहिए थी कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट लाइट होनी चाहिए थी, और उसका जो सोर्स होता है उसको कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो कि सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस का लाइट इमिट करता है उसको कोहेरेंट कहते हैं। तो कोहेरेंट होने का कंडीशन क्या होता है कि ऐसा सोर्स होगा, ऐसा सोर्स जो कि लाइट को क्या कर रहा हो, लाइट को इमिट कर रहा हो, और जो लाइट इमिट कर रहा हो उसका वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, उसकी ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम हो। और फेज डिफरेंस जो था वो कांस्टेंट होना चाहिए, बदलता ही नहीं रहे। ऐसे सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि राइट द कंडीशन फॉर टू लाइट सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। कोहेरेंट होने के लिए कंडीशन बताइए, सेम जो लिखा हुआ है, और भी कई कंडीशंस हैं, दो याद करना बस।
क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है कि वाई डज लाइट अपीयर्स टू प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि लाइट को जब भी डायग्राम में देखेंगे तो लाइट को हमेशा स्ट्रेट पाथ में दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में क्यों पूछा है कि लाइट को हमेशा स्ट्रेट पाथ में दिखाते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब एपरेचर स्मॉल होता है तो लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, वो कॉर्नर पे बेंड हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को डिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो क्या लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है? एक्चुअली ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। लाइट हमेशा कैसा, जब भी ऑब्स्टिकल या एपरेचर है तो वहाँ पर बेंड हो जाती है। इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो क्या लाइट स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करती है? जवाब है नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि जब भी मैं देखता हूँ तो लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों दिखाई देती है? आंसर होगा क्योंकि जो एपरेचर या ऑब्स्टिकल हम लोग देख रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं उसका साइज़ जो है वो वेवलेंथ के ऑर्डर का नहीं है। ठीक है, तो हम लोग के पास कंडीशन क्या होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था कि सीधा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज साइज ऑफ द एपरेचर और साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, फोटो मतलब हो गया लाइट, फोटो मतलब हो गया लाइट, और इलेक्ट्रिक मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और जब इन फ्री इलेक्ट्रॉन से कोई लाइट टकराती है जिसका फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, उस फिक्स फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर लाइट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से किसी मेटल के सरफेस से टकराए तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इसी फिनोमिनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इमिशन, पहला वर्ड क्या यूज़ करेंगे? निकलना, मतलब इमिशन। कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, किसी मेटल के सरफेस से। तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। अब कब? व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency falls in on it। ठीक है, हम लोग के पास क्या कंडीशन निकल रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट और फॉल्स ऑन इट। इसी कंडीशन क्या कहते हैं हम लोग? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मो आयनिक इमिशन क्या होता है? थर्म मतलब हो गया हीट, आयन मतलब हो गया आयन बनना या इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो थर्मो आयनिक इमिशन क्या होगा? सेम हो जाएगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन हीट ऑफ सुटेबल एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन इट। सेम डेफिनेशन, कोई खास अंतर दोनों में। थर्मायनिक मतलब क्या होगा? हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना। नेक्स्ट दिया है व्हाट इज वर्क फंक्शन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 67, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होगा? ये एक टाइप से वर्क फंक्शन, नाम से पता चले एक टाइप का वर्क होना चाहिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए? हम लोग इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के, इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए मिनिमम एनर्जी या जितना मिनिमम वर्क देना पड़ता है जिससे वो इलेक्ट्रॉन के मेटल के सरफेस से निकल जाए। तो वर्क फंक्शन क्या होगा? वर्क डन या एनर्जी किस चीज़ के लिए? रिक्वायर्ड टू इजेक्ट या रिमूव इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसकी जो यूनिट होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद देखते हैं फील्ड इमिशन क्या होता है। ऊपर हम पढ़ चुके हैं इमिशन क्या होता है, वैसे ही 68 क्वेश्चन पूछा है कि फील्ड इमिशन क्या होगा। सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव होता है तो उसको फील्ड इमिशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि मेटल का सरफेस हो गया, मेटल के सरफेस में क्या प्रेजेंट रहता है? मेटल के सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हम लोगों को क्या भेजना पड़ता है? लाइट इंसिडेंट करना पड़ता है। और इस लाइट की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कम से कम एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, अगर इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से निकल पाता है। ठीक है, तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? डेफिनेशन बना सकते हैं कि डेफिनेशन क्या बन जाएगा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एट विच देयर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उससे ज़्यादा या उसके बराबर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 था ये, ठीक है। 69 के बाद 70 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग के पास एक कैथोड रे ट्यूब होता है ऐसा, ठीक है। इस कैथोड रे ट्यूब में ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, एक जो जुड़ा रहता है नेगेटिव से और एक जुड़ा रहता है पॉजिटिव से। जो नेगेटिव से जुड़ा रहता है उसको कैथोड कहते हैं। ये क्या बन जाएगा? कैथोड, और ये बन जाएगा एनोड, ठीक है। जब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और जब इसमें लाइट इंसिडेंट होती है, जब इसमें लाइट इंसिडेंट होगी इस पे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस साइड भागते हैं, ठीक है। और जो रेज बनती है उनको कैथोड रेज कहते हैं। और जब यहाँ पर एक एमीटर लगाते हैं हम लोग तो पता चलता है कि करंट की वैल्यू लाइट के साथ पे चेंज हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, और ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर ना आए, तो मैं इस एनोड को, किसको? एनोड को धीरे धीरे नेगेटिव करना स्टार्ट कर दूँगा। एक ज़रूर से ज़रूर एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पॉइंट पर ऐसे नेगेटिव वोल्टेज पर करंट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड्स की ओर जाना बंद कर देंगे। बंद करने को क्या कहते हैं हम लोग? स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो किसका वोल्टेज होगा? एनोड का, ठीक है। कैसा वोल्टेज होगा? नेगेटिव पोटेंशियल होगा। जिस पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाता है? रुक जाता है, उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया 71 कि डी ब्रोगली इक्वेशन लिखिए। तो डी ब्रोगली क्या कहते हैं कि जो मैटर होता है, ठीक है, जो मैटर होता है उसका डुअल नेचर होता है। अगर डुअल नेचर है तो उसका वेवलेंथ जो होगा वो h/mv के बराबर होगा। वहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल है। तो ये क्या प्रूफ करता है कि जो मैटर होता है वो उसका डुअल नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया व्हाट इज़ द डायनेमिक मास ऑफ द फोटोन। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। हम लोगों के पास जब फोटोन होता है, जब लाइट को अगर पार्टिकल मान करके चलें तो लाइट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको फोटोन कहते हैं। और उस फोटोन की जो एनर्जी होती है, क्वेश्चन नंबर 72 है ना, ये 71 था, 72 है, ठीक है, 71 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछ रहा है कि डायनेमिक मास निकाल करके बताइए कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोटोन की जो एनर्जी होती है E, वो होता है m/c²। अगर इस m की बात करें, इसी m को हम लोग डायनेमिक मास भी कहते हैं कभी कभार। और एनर्जी E की वैल्यू क्या होती है? h/ν। तो अगर पुट करेंगे तो m/c² इक्वल्स टू h/ν। तो डायनेमिक मास यही m होगा। डायनेमिक मास m का फॉर्मूला क्या निकलेगा? h/c²। ये एक बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक मास। नेक्स्ट पूछा रेस्ट मास कितना होता है? 73। ये ठीक है क्वेश्चन, 73 क्वेश्चन पूछा रेस्ट मास कितना होगा फोटोन का। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होता है वो ज़ीरो होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है? ज़ीरो होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर के स्टैंडर्ड का है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है व्हाट विल बी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट हैव द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर इंटेंसिटी को बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
ठीक है। तो इसमें कहानी है कि हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक कहानी है, ऐसा कब हो सकता है, तभी हो सकता है जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, न्यू ज़ीरो से अगर लार्ज है तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग कि इंटेंसिटी को बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। कहानी ये होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। अगला है 74 के बाद 75 क्वेश्चन। 75 में बोला है हु डिस्कवर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। 75 क्वेश्चन। तो बहुत सारे वैज्ञानिक का नाम आता है। अगर न्यूक्लियर मॉडल की बात करेंगे कि न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने खोज की थी, तो हम लोग पढ़ते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पता चलता है जो कि रदरफोर्ड ने किया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाए। तो बेसिकली रदरफोर्ड का नाम आ जाएगा इसमें, 75 में रदरफोर्ड आंसर होगा, ठीक है। 75 इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर देखते हैं क्या होता है। हम लोग क्या देखते हैं कि मेरे पास क्या हो गया, एक गोल्ड का फॉयल ले लिया हम लोग ऐसा। इस गोल्ड के फॉयल पे ऐसे बहुत सारे एटम होते हैं और इस एटम के बिल्कुल बीच में एक न्यूक्लियस होता है। अब एक अल्फ़ा पार्टिकल जब इसमें इंसिडेंट हो रहा होता है, इसका नाम ही अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इसका न्यूक्लियस जो है वो इस जगह पे है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस से लेकर के अल्फ़ा रे के क्या बोलते हैं उसको, अल्फ़ा रे के वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर कह देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के सेंटर लाइन के बीच में क्या होता है, कुछ डिस्टेंस होता है, उसी को इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 बोलता है चार्ज ऑन एन एटम कितना होगा। एक एटम की बात कर रहा है। एक एटम जो होता है उसमें टोटल चार्ज जो होता है तो हमेशा ज़ीरो होता है क्योंकि वो न्यूट्रल होगा। तो नेट चार्ज की अगर बात करेंगे किसी भी एटम पे, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है उस पर, नेट चार्ज इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। किसी भी एटम के पर टोटल नेट चार्ज कितना होता है, हमेशा ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा है मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है, हम लोग नियरली उसको जीरो मान ले सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को जीरो नहीं मान सकते, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है या मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, तो उसकी वैल्यू ले सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। 79 आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होंगे, आइसोटोप्स ऐसे मटेरियल होंगे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट केस देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप होता है H11, दूसरा होता है H12, तीसरा होता है H13। इसको बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को बोलते हैं ड्यूट्रियम और थर्ड वाले को बोलते हैं ट्रीटियम। ऐसे 3 आइसोटोप हो सकते हैं, ठीक है। और भी कई होते हैं, कार्बन के भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास डिफेक्ट क्या होता है। तो मास डिफेक्ट की बात क्वेश्चन नंबर 80 पूछा मास डिफेक्ट क्या होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस के जिस पार्टिकल से मिलकर के बना है उसका मास, उसका टोटल मास और न्यूक्लियस का मास दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जिस पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है उसका मास और न्यूक्लियस का मास अलग अलग होता है। इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, मास डिफेक्ट कहते हैं। मास डिफेक्ट क्या होगा कि डिफरेंस किसके बीच में होगा, बिटवीन मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस। इन दोनों के मास के बीच में क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। और इसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी डिफरेंस को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्वेश्चन नंबर 81।
क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन जैसा लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर के हीलियम जैसा एक हैवी न्यूक्लियस बना देता है। तो ऐसा कोई ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के हैवी न्यूक्लियस बना दे रहे हो, इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन कहते हैं और इसके दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो बोले न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता क्या है? न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन क्या होगा? एक टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हो रहा होगा कि लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे होंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बन जा रहा होगा। ठीक है, और इसके द्वारा हम लोग के पास क्या निकलती है? ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस मेथड को, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी बताइए। न्यूक्लियर फोर्स पहले होता क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे किसी एटम के, तो एटम पे एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने पाथ में। जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ऐसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। हर प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। हर न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाले फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो क्या होगा न्यूक्लियर फोर्स? प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। नेक्स्ट हो जाएगा, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तीसरा, ये शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर पे काम करता है। इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाए तो ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। क्वेश्चन 83 में पूछा है व्हाट इज अ ज़ेनर डायोड। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूज़ कर देते हैं तो जो एक डिवाइस बनता है उसको एक डायोड कहते हैं। ठीक है, अब ये डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस भी यूज़ हो सकता है और रिवर्स बायस भी यूज़ हो सकता है। तो एक ऐसा डायोड जो कि रिवर्स बायस में यूज़ होता है और ये वोल्टेज रेगुलेटर के जैसा यूज़ होता है। बेसिकली किस में यूज़ होगा? ये एक वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म पे यूज़ होगा। उस डायोड को हम लोग ज़ेनर डायोड कहते हैं। डायोड का टॉपिक पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका सिंबल होगा, इस ज़ेनर है इसलिए जेड जैसा ऐसा बना देते हैं। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे? ज़ेनर डायोड। ज़ेनर डायोड क्या होगा? एक ऐसा स्पेशल पर्पस डायोड है जिसको रिवर्स बायस में वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म पे यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है कि व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्या होती है? पीएन जंक्शन डायोड के बीच में बिल्कुल एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर नेट मेजॉरिटी कैरियर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो पूछा है कि इसकी थिकनेस कितनी होगी। तो अगर आइडियल कंडीशन पे देखें तो इसकी थिकनेस हो जाएगी 1 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी गैप ऑफ फॉर मेटल कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 85 एनर्जी गैप। हम लोग जब बैंड थ्योरी से समझाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों के पास दो टाइप के बैंड होते हैं। एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड, और इन दोनों के बीच में कुछ गैप पाया जाता है। जो गैप होता है उसी को एनर्जी। सेमीकंडक्टर के केस में ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अगर हम लोग बात करेंगे बैड कंडक्टर की तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। और अगर मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स के केस में ये गैप होता ही नहीं है। तो गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो क्वेश्चन पूछे इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कि मेजॉरिटी कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी पता चल रहा है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है और नाम से पता चल रहा है अगर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा? होल्स। दो टाइप के कैरियर्स यूज़ होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। और
जो इस केस की बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। ये भी हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पूछा है तो ये भी आंसर बता दिया। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बता दिया। इसी ईजी को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, इसकी वैल्यू भी बता दूँ कितना कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डोपिंग क्या होता है। हम लोग क्या देखते हैं कि मेरे पास अगर बात करें कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होंगे, तो सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर बात करूं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। पर ये जो है इनकी कंडक्टेंस को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, इनकी कंडक्टेंस को टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा होता है। अब मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं इनको कंट्रोल करूँ, तो मैं इसमें कुछ केमिकल्स मिलाऊंगा, कुछ एलिमेंट्स मिलाएंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी को ऐड करना ही डोपिंग कहलाता है, जिससे हम लोग उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो व्हाट इज़ डोपिंग, डोपिंग क्या होगा, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। कोई भी इम्प्योरिटी नहीं ऐड करेंगे, कोई डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी टू इन्हेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। ये भी हो गया। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 90। हम लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है कि घर में जितने भी अप्लायंस यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, ये सारे के सारे अप्लायंस को डीसी चाहिए होता है, लेकिन जो सोर्स यूज़ करते हैं हम लोग, जो जनरेशन या जनरेटर के लिए यूज़ करते हैं, वो जनरली एसी यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए होता है, एक ऐसा डिवाइस चाहिए होता है जो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके। तो रेक्टिफायर वही डिवाइस होता है। तो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन पूछा, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ एसी इनटू डीसी। एसी को डीसी में बदलने के प्रोसीजर को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। जब एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को, क्वेश्चन नंबर 91, ये लास्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। तो जब एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूज़ कर दिया जाता है, हम लोग इसको टच करेंगे नहीं, इसको फ्यूज़ करते हैं, एक्चुअली दोनों को आपस में मिला देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो डिवाइस बनता है इसको हम लोग एक पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और बीच में एक जंक्शन बनता है। एक इलेक्ट्रोड इधर होता है, एक इलेक्ट्रोड इधर होता है और 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इसलिए इसको डायोड कहते हैं, ठीक है। तो डायोड क्या होता है, डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं, 2 एंड होते हैं। एक एंड पे पी होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जुड़ा होता है, एक एंड पे एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और बीच में एक जंक्शन पाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों का 1 नंबर वाले शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जब क्लास होगी उसमें हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। पूरे क्वेश्चन के आंसर पीडीएफ फॉर्म पे भी लिंक पे दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।